एल्केन के बारे में आगे चलते हुए आप लोगों को जो है सब कुछ कंबाइंडली मिलेगा बुक के अंदर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है। 2 चैप्टर का एक साथ मैटर है ये, मतलब, ठीक है। एल्केन में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वहाँ तक का एल्केन पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो आपको बुक्स में पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो पढ़ाना मैटर तो सेम है, बट उसका सीरियल जो है आपको डिफरेंट मिलेगा। क्लियर? चलो उसके बाद में हम देखते हैं अपने आगे जो है देखते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मेघा आ गई। एक बार मेघा को मेरे से बात करना। मेघा 9 बजे का टाइम है, तो आप 9 बजे क्यों नहीं आते हो एग्जैक्टली? हाँ बेटा, हेलो हेलो मेघा, हाँ 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे एग्जैक्टली आ जाना चाहिए ना आपको, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल किस स्टेट में डिपेंड करता है कि वो सॉलिड स्टेट में होगा, वो फिजिकल स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसेस स्टेट में होगा, ये डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट कीजिए, ए molecule exists in which type of physical state that depend on van der Waal force of attraction, van der Waal force of attraction। कि कोई मॉलिक्यूल किस स्टेट में प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो अब वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी सब्सटेंस की स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट है, वो डिपेंड किस पे कर रही है? वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड करता है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है, या फिर ऐसे लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब उसके अंदर मोलिकुलर मास की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर उसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि यदि आप लोगों को किसी मॉलिक्यूल में ये दिखाना है कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? उसका मोलिकुलर मास चेक करोगे। यदि उसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो उसमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और यदि मोलिकुलर मास कम है तो उसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। बात समझ में आएगी आप लोगों को ये, ठीक है? हाँ बोलो। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हाँ, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल को बांधे हुए रखता है, ठीक है। डिटेल से अपन अपना एक गैसियस चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पढ़ेंगे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फिलहाल ये ध्यान रखो कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एक वीक फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखता है। जैसे मान लो, सपोज करो आपके पास में कोई एल्केन का मिक्सचर है, तो उस एल्केन के जो मिक्सचर है उसमें एल्केन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगा उस फोर्स को हम कहते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हमको ये मालूम पड़ गया कि यदि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? बिल्कुल पास होंगे।
और पास पास में होंगे, जितने ज़्यादा पास में होंगे उनकी फिजिकल स्टेट उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉलिड। जितना दूर होंगे फिर क्या होंगे, लिक्विड, और ज़्यादा दूर होंगे तो क्या होंगे, वो गैसियस स्टेट में। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोग बात करें कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक के जो एल्केन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं? आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई क्यों होते हैं। C1 से C4 वाले जो होते हैं, क्योंकि इनमें मोलिकुलर मास इनका क्या है, कम है। मोलिकुलर मास क्या है, कम है, और मोलिकुलर मास कम होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी स्टेट कौन सी होगी, गैसियस स्टेट होगी। और C4 से लेकर C17 तक के जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। और अबाउ C17 एल्केन, C17 से जो ऊपर के जो एल्केन होते हैं वो सभी के सभी किस में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। किस में होते हैं, वो सॉरी सॉलिड स्टेट में। अब कोई आपसे जनरली ये पूछ ले कि सर क्या है, ऊपर जो गैसियस मोलिक्यूल, ऊपर वाले जो मोलिक्यूल है वो सभी गैसियस में है, फिर नीचे वाले थोड़े लिक्विड में आ गए, और 17 से ऊपर वाले तो क्या हो गए, अबाउ 17 जो है, 17 से ऊपर वाले जो एल्केन है वो सारे सॉलिड में है। तो यहाँ देखो कि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, और मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और मोलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा वो रहेगा, लिक्विड में ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर द वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिक्यूल बहुत पास पास में रहेंगे, और मोलिक्यूल जब बहुत पास पास में रहेंगे तो क्या होगा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो C17 में क्या है, कार्बन के नंबर 17 से ज़्यादा हो गए तो उनमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो उनकी सॉलिड स्टेट रहेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द, क्वेश्चन लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of their boiling points, increasing order of their boiling points। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग सब जानते ही हो। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड या कोई सब्सटेंस जो है बॉइल होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यदि हम मान लो देखें तो जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके मोलिक्यूल बाद में उबलेंगे, लेट उबलेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिनके मोलिकुलर मास कम होंगे उनके वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी बॉइल हो जाएंगे, तो उनके बीपी के मान क्या होंगे, कम। तो देखो इधर ठीक है, ये मैंने 4 मॉलिक्यूल रखे हैं, तो इसके अंदर यदि आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी का, फिर किसका होगा, सी का, फिर होगा बी का, फिर ए का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, और इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो इसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मोलिक्यूल मजबूती से बंधे होंगे, और जब मॉलिक्यूल मजबूती से बंधे होंगे तो उनको तोड़ना जो है थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा। अब यहाँ इसका मोलिकुलर मास क्या है, कम है, और इसका मोलिकुलर मास कम होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बात समझ में आ गई क्या आपको सुमित, क्लियर हो गया? चलो अगला एक पॉइंट लिखो, इफ, अगला पॉइंट, if two compound contain same
molecular mass, if two compound contain same molecular mass, then we check the surface area of the molecules. Then we check the surface area of the molecules. The molecule which have contain higher surface area, ठीक है, having higher van der Waals force of attraction, and contain higher boiling points. क्लियर हो गया? मैं जो लिखवाया है उसकी एप्लीकेशन बता देता हूं आप लोगों को। देखो सर हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, those molecules which have contain higher surface area, higher van der Waals force of attraction and higher boiling points. क्लियर? चलो देखो एग्जाम्पल को देखिए। दिस इज द एन पेंटेन, ठीक है। ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी आइसोपेंटेन। ब्रांच निकल गई ना यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज नियोपेंटेन। ये इनके IUPAC नाम नहीं लिखे मैंने, कॉमन नेम लिखे हैं इनके। दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन और दिस इज एन पेंटेन। ये मैंने IUPAC नाम नहीं लिखे इनके, नॉर्मल नेम लिखे हैं, कॉमन नेम लिखे हैं। आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे कॉमन नेम। क्लियर? चलो आप इन तीनों ही मॉलिक्यूल के जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, तीनों ही मॉलिक्यूल के क्या देखोगे आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे इनके, तो देखो इनके सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएंगे? C5H12 और C5H12 सभी के क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों के सेम है, तीनों के, मतलब दे हैव कंटेन सेम मॉलिक्यूलर मास। सभी का C5H12 है ना, तो अब मॉलिक्यूलर मास सेम आ गया, तो हम क्या चेक करेंगे? सरफेस एरिया चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सरफेस एरिया। हाँ भाई, मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? सुमित, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है इनमें से? सरफेस एरिया का मतलब है जगह घेरने से। सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा। पांचों कार्बन एक ही उस पे है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। इसमें एक कार्बन थोड़ा सा ब्रांच में आ गया, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। और इसमें तो देखो गोलाकार आकृति हो गई, बिल्कुल राउंड शेप, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो मैंने तुमको लिखवाया इसके अंदर, हायर द सरफेस एरिया ऑफ द मोलिक्यूल, हायर द van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? ए का, फिर बी का और फिर सी का। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ। हो गया? तो ये आप लोगों के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम्स के अंदर? एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, विच कंपाउंड कंटेन हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड विच कंपाउंड कंटेन लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसके आंसर्स देने हैं आप लोगों को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं अपन सॉल्युबिलिटी। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? हाँ नेक्स्ट लीजिए।
एक और कराऊं ऐसा ही? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। देखो ठीक है, हमको इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको डी और इसको ई। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस, इनका हमको क्या लिखना है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है इनका, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा वो अपन को इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां देखो कि यहाँ पे सबसे कम कार्बन का यही है 2, फिर उसके बाद में 3 है ना, और उसके बाद में 4, और ये कितने का है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो ए का हो गया। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? ए का। क्यों हो गया ए का? क्योंकि सबसे कम कार्बन का है ये। सबसे पहले अपन को मोलिकुलर वेट चेक करना है। सबके पहले क्या चेक करना है हमको? मोलिकुलर वेट चेक करना है। तो ये मोलिकुलर वेट इसका क्या है? सबसे कम है, तो इसका सबसे कम हो गया। फिर उसके बाद में ये और ये, सॉरी ये और ये दोनों, ये 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का, तो उसके बाद में जो हमारे पास में आ जाएगा वो किसका आ जाएगा? डी का आ जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों 4 कार्बन के हैं, ये भी 4 कार्बन का और ये भी 4 कार्बन का, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसके सरफेस एरिया कम है, क्योंकि ये ब्रांच निकल के आ गई इसके अंदर। तो फिर इसका आ जाएगा सी का, फिर इसके बाद में हो जाएगा बी का, है ना, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ई का हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ई का, क्योंकि ये 6 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, ये दोनों 4 कार्बन के हैं और ये 2 कार्बन का है। तो जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा, जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसके वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। और जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो उसका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि मान लो सपोज करो 2 मॉलिक्यूल है जिनके मोलिकुलर वेट सेम है, जिनके मोलिकुलर वेट क्या है? सेम है, तो उनके क्या देखना पड़ेगा अपन को? सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हेलो कैसे लाइन कट रही है? चल रहा है सही? स्नेहिल, मेघा, चल रहा है सही? ठीक है, हाँ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या सभी को? सुमित, यस सर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एग्जाम्स में आते हैं तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द वान डेर वाल। कोई मॉलिक्यूल किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैसियस स्टेट में होगा, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में का मोलिकुलर वेट क्या है, और मोलिकुलर वेट या सरफेस एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम मोलिकुलर वेट चेक करेंगे और मोलिकुलर वेट बराबर है तो हम सरफेस एरिया चेक करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद में क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जो बाहर से दिखनी, जिनमें कोई केमिकल लोचा नहीं होता ना, जिन प्रॉपर्टीज में कोई केमिकल का कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं होती, उनको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा दिए और फिजिकल स्टेट दिखा दिए आप लोगों को। C1 से लेकर C3 तक कार्बन जो होंगे वो किस स्टेट में होंगे? वो लिक्विड गैस स्टेट में होंगे, उसके बाद वाले लिक्विड में, और 18 से ऊपर वाले, 17 से ऊपर वाले जो है सॉलिड स्टेट में होंगे। अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द एल्केन इन वाटर। हेडिंग डाल लीजिए। solubility of alkane in water। ठीक है, देखो कहीं भी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक सोल्युबिलिटी के लिए एक कहावत है। जनरली जैसे हिंदी में कहावतें होती है, वैसे केमिस्ट्री में भी एक कहावत होती है।
वो कहावत ये है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है, हिंदी मतलब मीनिंग क्या है इसका, समान समान को घोलता है। इसका मतलब जो है मैं केमिस्ट्री में इस प्रकार से लिखता हूं, पोलर सोल्यूट आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, polar solute are dissolved in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent। पोलर सोल्यूट जो होंगे आपके पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब जो है लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है ये। अब मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूं कि भाई पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास में ये सब्सटेंस है दो। ठीक है, पहले समझिए, लिखना बंद करके पहले ये लिखो, समझो पहले इस चीज को। आप लोगों को मीनिंग मतलब होना चाहिए पोलर का मतलब क्या है, क्योंकि ये वर्ड बार बार में आएगा। ठीक है, तो इधर देखो, यदि मान लो ये कोई सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर, ये कौन है यार, सोनू कौन है, सोनू ये अब आया है 9:30 बजे, इसको होश नहीं रहता क्या भाई क्लास कितने बजे शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ना तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ना कहीं तो है नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस कंपाउंड को कहते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। तो ये कैसा सब्सटेंस हो गया, नॉन पोलर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन एक सब्सटेंस ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हायर डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन है, और यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपको पता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से दो पोल बन गए यहाँ पे, एक पोल तो ये बन गया, एक पोल ये बन गया। हमारे जो सर्किट में अपन प्लग लगाते हैं वहां भी तो दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो यहां तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके पास में। तो हम आपसे कोई पूछे कि पोलर जो है कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन का जहां जिस कंपाउंड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं, और जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो अब आपको कैसे मालूम करना पड़ेगा भाई, देखो जब यदि मान लो दो एलिमेंट आपस में मिलके कुछ बना रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, जैसे NaCl की बात करें तो NaCl में Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर हो गया ना। कैसा हो गया, पोलर। ठीक है, हाँ पोलर कंपाउंड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, और जहां डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, सॉरी पोलर या नॉन पोलर क्या कहेंगे जो देखो इधर। अब हमारी एल्केन की बात करते हैं अपन। एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड जहां भी बनता है वहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, जहां भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने की वजह से एल्केन हमारी नेचर में कैसी होती है, एल्केन हमारी नेचर में जो है नॉन पोलर होती है ना। और पानी हमारा कैसा होता है, देखो आप पानी का स्ट्रक्चर देखोगे, पानी में H के ऊपर OH और ये OH, मतलब वाटर हमारा कैसा होगा, पोलर। पानी पोलर है और एल्केन क्या है,
नॉन पोलर। तो बताओ क्या एल्केन पानी में घुल सकती है क्या? नहीं घुलेगी ना। तो हम कहेंगे यहाँ पे एल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर। एल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर। एल्केन जो होती है वो कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। सो इट डज नॉट soluble in water. So it does not soluble in water. भाई 10 मिनट बाद में क्लास खत्म हो जाएगी तो वापस रिज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? मैसेज आ गया। So it does not soluble in water because water is polar in nature. वाटर जो होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है नेचर में। ये चीज़ क्लियर हो गई है आप लोगों की कि पानी में एल्केन क्यों नहीं घुलती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वाई व्हाट इज द रीजन दैट एल्केन डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि व्हाट इज द रीजन दैट एल्केन डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो आप कहोगे सर वी नो दैट एल्केन्स आर नॉन पोलर नेचर एंड वाटर इज पोलर इन नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिसॉल्व लाइक what alkanes does not soluble in water. That is the answer of this question. क्लियर हो गया? अरे ये सुनो, ठीक है। तो ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है मैंने आप लोगों को यहाँ बताया, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए आइसोमरिज्म इन एल्केन। नया टॉपिक लगा लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है एल्केन की। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म ऑफ द एल्केन। आइसोमरिज्म ऑफ द एल्केन। आइसोमरिज्म ऑफ द एल्केन। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको आइसोमरिज्म समझाना चाहूँगा कि आइसोमरिज्म होती क्या है। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आइसोमरिज्म के बारे में आपको डिफाइन ये देना चाहूँगा। आइसोमरिज्म क्या होती है? आइसोमरिज्म ऐसी होती है कि दो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, जिनके तो क्या होते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट दे हैव कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्टीरियो, ठीक है। दैट कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। बात समझ में आई? नहीं आई? बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार कि when two compounds contain same molecular formula but they have contained different structure, they have contained different structure, लेकिन वो क्या रखें? डिफरेंट स्ट्रक्चर रखें या डिफरेंट स्टीरियो। अब इस स्टीरियो वर्ड को अभी तक दिमाग में रखो, मैं जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा स्टीरियो क्या होती है। बट दे हैव कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्टीरियो, ठीक है। दैट कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए। those compound which have contained same molecular formula but they have contained different structure and different stereo, ठीक है। These compounds are known as isomer. And this phenomena is known as isomerism. तो मैं थोड़ा सा आइसोमरिज्म के बारे में पहले बता देता हूँ। जैसे इधर देखो आप,
ये आपका ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, एन पेंटेन, ये आपका आइसोपेंटेन, ये आपका नियोपेंटेन। बताओ इनके सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है ना, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 है। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है क्या? इसका तो बिल्कुल लीनियर है, इसका स्लाइटली ब्रांच है और इसका हाईली ब्रांच है। ये नॉन ब्रांच्ड है, ये स्लाइटली ब्रांच है, ये फुली ब्रांच्ड है। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है, दोज कंपाउंड विच हैव कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्टीरियो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर। तो ये कंपाउंड आपस में क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। क्या कंपाउंड हो गए, आइसोमर। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमरिज्म बोलते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? अरे यस और नो? ठीक है, ओके, ठीक है। आज कनिका की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या बात है? आज बॉयज की आ रही नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है या नहीं है वो क्लास में? उतार लिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब मैं आप लोगों को आइसोमरिज्म का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा देता हूँ। वो आइसोमरिज्म अपन को कुछ बहुत कुछ 12वीं में पढ़नी है और कुछ हमको 11वीं में पढ़नी है। तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है। देखो, यदि हम क्लास आइसोमरिज्म की बात करें तो आइसोमरिज्म को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। आइसोमरिज्म को मैंने कितने भागों में बांट कर रखा है, 2 भागों में। एक तो होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। एक हमारे होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारे 5 प्रकार की होती है। 5 कौन कौन सी होती है देखो। पहली होती है चेन आइसोमरिज्म, इसको हम एल्केन में पढ़ लेंगे, मतलब एल्केन देती है चेन आइसोमरिज्म, एल्केन चेन आइसोमरिज्म देती है। दूसरी होती है हमारी पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फिर होती है मेटामरिज्म, ठीक है। और लास्ट में होती है हमारी टोटोमरिज्म। ये सभी की सभी हमको 11th क्लास में पढ़नी है, लेकिन सीरियल से पढ़ेंगे अपन। जब हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी पढ़नी पड़ेगी, अपन को चेन आइसोमरिज्म पढ़नी पड़ेगी। जब एल्कीन पढ़ेंगे तब हम पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे अपन तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे। ये सब फंक्शनल ग्रुप वाली आइसोमरिज्म है। तो हम जो है एल्केन में कौन सी, हाँ बेटा बोलो। लास्ट में क्या है, टोटोमरिज्म, TAUTO, टोटो, TAUTO, टोटो मरिज्म लिख देता हूं यहाँ पे। ये आ गया सर, आ गया।
देखो, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। तो इन सबको हमको पढ़ना है, 11th में सबको पढ़ना है इनको, है ना। अब स्टीरियो में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है 11th क्लास में वो देख लेते हैं अपन। इनको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो हमने बांटा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है।